اور शुरुआत करते हैं आज की अच्छी बात से। तो सेहतमंद और जो तवाना दिमाग होता है ना, जिसके लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, मुलाज़मत पेशा या फिर ताजिर हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, ज़रूरत इस बात की है कि जो खेल है उसे अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात का हिस्सा ज़रूर बनाएं। खेल से मुराद ये नहीं है कि आप किसी टिपिकल एथलीट की जानिब जो है वो राग़िब हो जाएं कि नहीं जी आपने वो खेल स्टार्ट कर देना है। कहते हैं ना, नक्लो हरकत, थोड़ा सा अपनी जो मूवमेंट है उसे बहुत ज़्यादा तरजीह दें। और जब खेल की बात हो रही है तो आजकल किस चीज़ का सीज़न ऑन है? आजकल तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का सीज़न है, जो कि सबको पता है। चूँकि फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है जनाब, और शायकीन को बहुत इंतज़ार था कि इस इवेंट का हमें सिर्फ खेलों के इवेंट देखने नहीं बल्कि इसमें हिस्सा भी लेना है, क्योंकि खेल ना सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाता है बल्कि ज़हनी तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन, स्पेशली डिप्रेशन के खात्मे में भी मदद मिलती है। आपने देखा होगा आजकल डिप्रेशन जो है वो आम हो चुका है, बहुत आम है। हर पर्सन की लाइफ में डिप्रेशन होता है, तो खेल जो है वो एक ऐसा रास्ता है, ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप डिप्रेशन को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये किरदार साजी और नज़्म व ज़ब्त के लिए भी इंतहाई अहम है। बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है ना। देखिए, खेल आपको ना, कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना, वो आपको डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली सिखाता है। आप देखें कोई भी खेल हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिन पर अमल करना लाजमी होता है, और इस अमल से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है, और ये हमें जहाँ कहते हैं ना जीत की खुशी देता है, वहीं हारने या नाकामी को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी देता है। आम खेल की अगर हम बात करें रोज़मर्रा भी, तो आप देखिए वो छोटी मोटी जो हार होती है ना, वो हमें सिखाती है कि आपने उसमें कैसे उससे लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, और जीत तो फिर ज़ाहिर खुशी देती है। और इसी वजह से हमें नज़्म व ज़ब्त का भी बहुत ज़्यादा असर रहता है। आजकल हमारे बच्चे खेलों से दूर हो चुके हैं और उन्होंने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ अपना रुख कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी और स्पेशली आंखों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी निकालें और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करें। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर इलाके में ग्राउंड या पार्क ज़रूर बनाए। बिल्कुल ऐसे ही, कहते हैं ना, जिस इलाके में या जहाँ पर ग्राउंड्स आबाद होते हैं, खेल के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। कितनी ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। अस्पताल वीरान क्यों होंगे? इसीलिए होंगे ना क्योंकि आप शुरू से वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिवनेस है, उसे जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ये तो हो गई डिसिप्लिन, पर्सनालिटी मेकिंग की बात, लेकिन वो ओवरऑल आप पे कितना इम्पैक्ट करती है, वो आपकी, अगर हम थोड़ा साइंसी लिहाज से भी बात करें, तो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है। उससे होता ये है कि जब आप फिज़िकली फिट होते हैं या थोड़ी बहुत आप में और खेल ना बड़ी एक दिलचस्प कहते हैं ना मूवमेंट है। यानी कि वैसे अगर कोई बंदा या कोई सोचता है कि नहीं यार जिम करने से हम कैसे या वॉक पे जाना एक थोड़ा बहुत, तो उसका स्टार्ट आप खेल से करें। और जो पेरेंट्स हैं, मैं तो उनको ये कहूँगी कि जी आप अपने बच्चों के साथ भी देखें। अगर आप सिर्फ उन्हें हिदायत देंगे ना कि नहीं बेटा जाओ बाहर जाके खेलो, तो वो नहीं, आप खुद उनके साथ शामिल हो, थोड़ा बहुत टाइम निकालें, आपके लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, खेल से आप हैप्पी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया जनाब खेल खेल कर। खैर, खबर वही अंदाज में हमें अब नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका अमन मुआहदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तफाक की तस्दीक की है। क्या कुछ शामिल है उस मुआहदे में, इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। बिल्कुल जी, और अमेरिकी सदर भी कह चुके हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं। इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद टॉक्स की उन्होंने बेसिकली हवाला दिया है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मफाहमत की यादाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन है। दोनों का मौक़िफ़ प्रोग्राम में आगे चलकर आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, और जनाब बजट आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। इस बार भी अवामी तवक्कात लफ्ज़ों की हेर फेर में दब गई हैं। वफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपको ज़रूर बताएंगे इसी प्रोग्राम में। बिल्कुल, आगे चलकर ये भी देखेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का ऐलान किया। एक्सक्लूसिव उनकी गुफ्तगू हुई थी समा से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है। मेक्सिको और कनाडा के बाद अमेरिका में भी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजी, उसका भी अहवाल आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात जिसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो एक बार फिर बड़ा डोमिनेंट
इम्पॉर्टेंट रहा है, बड़ा प्रोमिनेंट रहा है, और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। अमन की मंजिल नजर आने लगी है। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा बहुत जल्दी ख़त्म होने की जो उम्मीदें हैं वो रोशन हो गई हैं। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी तस्दीक की है। कहा कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। बोले आज जितना करीब है उससे पहले कभी नहीं था। उनका ये जो कहने का मकसद है, इससे पहले भी जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई, जो मीडिएशन के राउंड्स हुए, जो नेगोशिएशंस के राउंड हुए, उससे कंपैरेटिव करना है कि आज बहुत सारे उन निकात पर इत्तेफाक हो गया है इनके। वी कुड सी दिस एग्रीमेंट हैपनिंग वेरी सून इंशाल्लाह। बिल्कुल। और शीरीन, जैसे आपने कहा कि सच में तारीख का सबसे बड़ा तनाज़ा था जिसको रिजॉल्व करने में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुछ लोग मुआहदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं, और ऐसे शुरू से होता आ रहा है, हमने देखा है और अभी तक हो रहा है, जो कि गलत बात है। आपको हमेशा अमन का साथ देना चाहिए। उबूरी मुआहदा पहला मरहला है, अगर अमल दरामद ना किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं ये ईरान की जानिब से दी गई है। अमेरिका को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सरकारी टीवी से इंटरव्यू में कहा है कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान उबूरी डील के तहत किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और इसराइल को लेबनान से दस्तबरदार होना होगा। वही नैरेटिव जो पहले था, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और हुर्मस को दोबारा खोलना भी उबूरी मुआहदे का हिस्सा है। यानी कि जो निकात सामने आए हैं ना, अब्बास अराग़ची की जानिब से जो कुछ कहा गया हम समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जौहरी मसाइल पर बाद में बात की जाएगी, लेकिन इसका वाहिद हल अफज़ुदा यूरेनियम को कम अफज़ुदा बनाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर मुज़ाकरात का आखिरी मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ तो मुआहदे पर जो दोनों फ़रीक़ हैं वर्चुअली दस्तखत करेंगे, जिसके बाद उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद 60 रोज़ में, यानी कि विदिन 60 डेज़ हतमी मुआहदा हो सकता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा है कि पहले कुछ निकात उन्होंने बयान कर दिए कि इस पर बात हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि अगर दोनों फ़रीक़ इस पर मुकम्मल अमल कर लेते हैं तो जी एक वर्चुअल एग्रीमेंट साइन होगा, और जिसके बाद विदिन 60 डेज़ के इस ड्यूरेशन में एक फ़ाइनल मुआहदा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी मुद्दत में तोसी भी मुमकिन है। यानी कि लेट्स सी कि अगर खुदा न ख़ास्ता कोई डेडलॉक रहता भी है तो वो जो 60 डेज़ का मार्जिन है उसको मज़ीद बढ़ा देंगे। अब ना हुर्मस का इंतज़ाम जंग से पहले के दौर में वापस नहीं आएगा। ये बात उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दी है कि यानी कि इससे पहले वाला जो एक सिस्टम था, सिनेरियो था, अब वो चाह रहे हैं कि किसका जो मैकेनिज़्म है वो तय हो। आपने हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की जो मुफाहमत है और उसकी इस हवाले से, यानी कि उन्होंने कहा है ना कि उस पर बेसिकली ईरान और ओमान का बेसिकली पूरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पे इख्तियार है। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, इसीलिए शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। तो यानी कि थोड़ी सी सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड अभी भी है, जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स के को इंक्लूड करने की गुंजाइश बाकी है या उनको निकालने की गुंजाइश बाकी है। अब जी खिते में अमन का जो क़याम है वो करीब है। अमेरिकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया और मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान के साथ मुआहदे पर वीकेंड या पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। और जो सीनियर अमेरिकी अहदेदार हैं उनका भी क्या कहना है इस हवाले से आपको बताते हैं कि उनके मुताबिक व्हाट डू दे सी इज़ दैट कि मुआहदे में ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम तबाह करने और मुल्क से निकालने पर इत्तेफाक हो चुका है। ये सीनियर अमेरिकी अहदेदार कह रहे हैं। और आपने देखा है कि सदर ट्रंप तो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर या इसी हफ्ते के करीब जो है वो डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब अब्बास अराग़ची वो भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे थे कि बात असल में है क्या। खैर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की सूरत हाल से मुतमईन हैं। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को फौरी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तेहरान ने मुआहदे की पासदारी की तो मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। अमेरिका और ईरान ने ऐसा तरीक़ाकार तरतीब दिया है जो फ़रीक़ों के दरमियान एतमाद बढ़ाए और मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद। ये अमेरिकी वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट है ना कि अमेरिका ऐसे इस लेंस से देख रहा है कि ईरान को कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली ना अमेरिका के हवाले से चीज़ें हैं जो ईरान के सिनेरियो में। अब जी जैसे कि हमेशा होता है कि हम रोज़ाना आप तक जो इस सारी जो डेवलपमेंट होती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आलमी मार्केट में तेल के रेट्स पर पड़ता है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका ईरान डील की उम्मीद रोशन होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमत
कीमतें भी कम होने लगी हैं। और अमरीकी खाम तेल क्विकली स्टैट्स बताते हैं 2.83% कम होकर अब $84.88 फी बैरल पर आ गया है। जबकि बरतानवी क्रूड बैंड क्रूड की बात करें तो उसकी कीमत में 3.05% की बहुत बड़ी कमी देखने में आई है। ब्रेंट ऑयल इस वक्त $87.33 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और जी हुकूमत पाकिस्तान ने भी अवाम को मामूली रिलीफ देते हुए पेट्रोल ₹4 और हाई स्पीड डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता कर दिया। इनके बजट थोड़ा सा टफ आया, लेकिन आलमी मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे अवाम को रिलीफ दिया गया, अवाम को थोड़ा सा सुकून दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत आपको बता देते हैं। पेट्रोल की नई कीमत ₹373.78 हो गई है। हाई स्पीड डीजल ₹378.78 फी लीटर में दस्तयाब होगा। तो ये हम आपको आलमी मार्केट में कीमतें चल रही हैं उसके बारे में हम आपको बाकायदा तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत लेंदी डे था कल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस बजट में सामने आई है। हम बड़ा खबर भाई अंदाज की टीम ने आसान करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो जी नया बजट, नए टैक्सेस एज वी न्यू, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सैकड़ों अशिया है उस पर 18% GST लागू होगा। 15,264 अरब रुपए के बड़े टैक्स हदफ में 650 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इकदाम शामिल हैं। 150 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा दिए गए हैं। बच्चों का जो फार्मूला मिल्क है, घी है, मिठाइयाँ हैं, किचन क्रॉकरी का जो सामान है, सूट केसेस और हर किस्म के जूते महंगे होने का खदशा है जनाब। लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक जो रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया हैं उन पर भी सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है। दूध, फार्मूला मिल्क, दूध से बनी भी मसनूआत, घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस, जैम्स और फ्रूट जूसेस पर 18% GST लगाया जाएगा और बल्कि लगा दिया गया। और ज़र अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत हो गई, प्लास्टिक की घरेलू अशिया हो गई, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स, क्रॉकरी, बाथरूम फिटिंग्स और वॉशरूम के जो लवाजमात भी हैं वो भी जनाब टैक्स के दायरे में आ गए हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा बैग, सूटकेस, हैंड बैग, सफरी सामान और तमाम इकसाम के जूते भी महंगे होने का इम्कान है। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल लवाजमात की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लागू होगा। मतलब जिस भी तरफ आप नज़र दौड़ाएं यही सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। 2 से 3 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी SUVs पर भी 30%, जबकि 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की गाड़ियाँ और इन गाड़ियों पर भी 40% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से ख़रीदारी पर 5% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ज़राए आमदन बताना होंगे। यानी कि एक टैक्स नेट में इन्हें मजमूई तौर पर लाया गया। जो जितना कमाएगा उसको होगा उतना फायदा। जी हाँ, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बजट में जो रिलीफ दिया है उसके मुताबिक सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई है। इस स्लैब वालों को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 2500 रुपए तक होगा। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स से 30% कम करके 25% किया गया है। अब इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,750 रुपए तक होगा, जबकि सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% कर दिया गया है। इस स्लैब में शामिल अफराद को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 7,500 रुपए तक होगा। हर साल 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई है और इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,500 रुपए तक होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयत सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले सैलरी क्लास पर 9% सरचार्ज आयद था। नए माली साल के बजट में जायदाद की मुंतकली पर भी आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की गई है। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.25% कर दिया गया है। सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट्स और टाइल्स समेत 40 सन्नतें चलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस हैं उस पर भी जो टैक्स है 5% से 0.5% मुकर्रर कर दिया गया है। और जो गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो खात्मा था, इस हवाले से बहुत पहले भी बात हो रही थी, अब उसका खात्मा बहरहाल कर दिया है। IT बरामदात आमदनी पर 0.2% रियायत में 3 साल की
توسیع کی گئی ہے۔ تو یہ ہے کچھ بجٹ میں چند چیزیں جو کیا کچھ مہنگا ہوا ہے، کیا کچھ سستا ہوا ہے، کسی کو فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ ہم نے مختصر انداز میں آپ تک پہنچائی۔ آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں شادی کے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ افسوسناک واقعہ رات کا اس وقت پیش آیا ناظرین جب تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے 2 لڑکے جاں بحق ہو گئے۔ دونوں آپس میں 200 میٹرک کے طالب علم تھے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لیا۔ ذیشان مغل نے رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں المناک واقعہ، شادی والے گھر کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 جوہر بلاک کے قریب شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت 15 سال کے انس اور 17 سال کے سیف اللہ کے نام سے ہوئی۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 جوہر چوک کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے شادی کی تقریب میں۔ کیونکہ چھوٹا بچہ انس ہے، اس کے سر پہ گولی لگی ہے اور جو سیف اللہ ہے اس کے سینے پہ گولی لگی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بارات گھر واپس پہنچی۔ اسی دوران ہوائی فائرنگ ہوئی جس کی زد میں آ کر 2 نوجوان جان سے گئے۔ یہ پتہ نہیں کس نے شادی سے آنے کے بعد جن فائرنگ ہوئی ہے، بارات لے کے آنے کے بعد فائرنگ ہوئی۔ یہ میٹرک کے لڑکے۔ اہل خانہ کے مطابق مقتولین آپس میں دوست اور میٹرک کے طالب علم تھے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 2 افراد کو اسلحے سمیت حراست میں لے لیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے دیگر ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کائنات اظہر خان کو چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس ایس ایس پی آپریشن سیف سٹی کا ایڈیشنل چارج بھی ہوگا، جبکہ ایس ایس پی محمد سرفراز ورک کی خدمات پنجاب کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ کائنات اظہر خان ملتان میں بطور چیف ٹریفک آفیسر اور ایس پی کین خدمات انجام دے رہی تھیں۔ کائنات اظہر خان نیشنل پولیس اکیڈمی کی 47ویں کامن ٹریننگ پروگرام کی گریجویٹ ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں لیسکو کی نااہلی نے گلبرگ کے شہریوں کا سکون غارت کر دیا ہے۔ 2 دن سے بجلی نہیں ہے، شہری حکام سے اپیل کر رہے ہیں لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ اور یہ ہم بات کریں گلبرگ جیسے پوش علاقے کی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوش علاقے میں اگر یہ حال ہے تو دیگر علاقوں کا کیا حال ہوگا۔ گلبرگ 3 کی بات کریں، علاقے کبوتر پورا کے مکین سمجھیں رول گئے ناظرین۔ گھروں میں پانی نہیں ہے، بچے سو نہیں پا رہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویژولز، شہری لٹرلی دعائیاں دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر حل ہوگا تو کب حل ہوگا۔ نمازی وضو گھر سے کر کے آئیں، مساجد سے باقاعدہ اس حوالے سے جو اعلانات وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہمارے نمائندے انس ظفر وہیں پر موجود ہیں گلبرگ 3 میں، ان سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے جانتے ہیں۔ انس بتائیے گا کیا صورتحال ہے، لیسکو حکام کچھ بتا پا رہے ہیں؟ لاہور شہر میں بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ آج سے 2 روز پہلے سے شروع ہوا تھا، جو وقفے سے اب بھی جاری ہے۔ جہاں بارش جو ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے، وہیں لیسکو کی وجہ سے لاہور کے مختلف شہریوں کے لیے یہ زحمت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ میں اس وقت لاہور کے علاقے کبوتر پورا میں موجود ہوں۔ یہاں پر گزشتہ 48 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج ہیں، کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کب سے بجلی نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ پرسوں رات سے بجلی یہاں سے غائب ہے۔ جب آندھی چلی ہے، ہمارے کافی دوست وہاں پہ وابڈا کے دفتر لیسکو کے باہر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے بعد لائٹ آتی ہے، 3 گھنٹے بعد آتی ہے۔ اس محلے کی ایک ہی مسجد ہے اور پانی بھی نہیں ہے، اور دوسرے ساتھ جو ہے بچے ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے علاقے کے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں جا رہا ہے، کوئی کسی گھر میں جا رہا ہے، تو یہ بڑی پرابلم ہے۔ 3 دن سے ہو گئے بچے پریشان، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سارے پریشان، نہ سو سکتے ہیں رات میں، نہ کوئی ٹائم ہے، اور ان سے کتنی دفعہ کار ریکویسٹ کی ہے مگر کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ آنا چاہیے۔ انسان ہے، کوئی جانور تھوڑی ہے کہ بچے کوئی چھوڑ دیں تو کوئی آنا نہیں چاہتا، آنا چاہیے۔ ہم سب وضو سے پریش رہے ہیں، کوئی نماز سے بیٹھا ہوا اسی وجہ سے کہ یہ انہیں رحم نہیں آ رہا ہمارے پر۔ اگر آئے، ہمیں حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے جلدی سے جلدی۔ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے یہاں پر بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، سب ہی پریشان ہیں۔ ان کا یہی ایک جو اپیل ہے حکومت سے کہ جلد از جلد جو ہے لیسکو کی جو بجلی کی فراہمی ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ جی خبر وہی انداز میں ہمیں اب سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، امن کی منزل نظر آنے لگ گئی ہے۔ صدی کا سب سے بڑا تنازع اب بہت جلدی ختم ہونے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں۔
ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी है। कहा है कि पाकिस्तान फ्रिकैन के साथ मिलकर अगले मराहल को हतमी शक्ल दे रहा है। बोले कि अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया है। बिल्कुल, और शहबाज शरीफ ने कहा है कुछ लोग मुआहदा सबोताश करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करती रही है, लेकिन असल बात यह है कि जी पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो अब रंग लाने लगी हैं। तो जी ईरान मुआहदा नेतन्याहू के लिए बड़ा सियासी धचका बन सकता है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है इस तमाम तर मामले से मुतालिक। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुआहदे से मुतालिक आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के अंदर मुजवज़ा मुआहदे पर सियासी बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक्सॉस की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहां थे। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है। अमरीकी सदर ने इसराइली मंसूबा आखिरी वक्त में रोक दिया। एग्जॉस के मुताबिक इसराइल को ईरान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात और जौहरी प्रोग्राम पर अभी भी तशवीश है, यानी कि कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इसराइल की जानिब से अब भी कोशिश की जा रही है। और जैसे कि इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से जो ये अज़ाइम थे उसे रोका गया। कुछ इसराइल को ईरानी मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात और जौहरी प्रोग्राम पर एक तो ये तशवीश थी, और मजमूई तौर पर कुछ ये सूरत हाल सामने आ रही है। तो इसी तमाम तर जो उभरती हुई सिचुएशन है, जो मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैज़ रहमान साहब ने, तजज़िकार हैं। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने समा को। और असदुल्ला खालिद साहब अमरीकी सहाफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच असदुल्ला साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। असदुल्ला खालिद साहब, आगाज़ आपसे करते हैं गुफ्तगू का। सर बताइएगा, इस वक्त अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत कब तक मुतवक्किल हैं? क्या खबरें हैं आपके पास? और ये डिजिटल मुआहदे से क्या मुराद है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले मुआहदा वर्चुअली होगा, इसके बाद 60 रोज़ का एक स्पेस होगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि हतमी मुआहदा किस हद तक जो है वो हो पाता है या नहीं हो पाता। कंडीशंस जो हैं वो जिस हद तक अब हाईएस्ट लेवल पे स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं। अगर हम सदर ट्रंप की स्टेटमेंट को साइड पे भी रखते हैं, जो कि तकरीबन 3 दर्जन बार वो पहले भी दे चुके हैं कि वो मुआहदे के करीब हैं, और उसके बाद हमें स्टॉक्स में एक सर्टन रैली देखने को मिलती है, कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, कोई उस रैली में पूरे पैसे बना रहा होता है, तो उसको अगर हम साइड पे भी रख दें और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट एक साइड पे देख लें, उसके बाद इरानियन मीडिया से जो ऑफिशियल मीडिया या स्टेट मीडिया जो है उसकी खबरें देख लें, तो लगता है कि इस दफा कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स हैं और शायद हमें डील होते हुए नजर आएगी। लेकिन जब तक डील हो नहीं जाती तब तक शायद दुनिया को यकीन इस पे नहीं आएगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि इस वक्त क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी, कुछ हवाले से अगर आपने देखा हो कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया, उसके बाद ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई और कहा गया कि स्पेकुलेट ना किया जाए। मल्टीपल एलिमेंट्स लीक हो रहे हैं, बहुत सी खबरें डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, और खास तौर पे जंग में हमेशा से हम कहते हैं कि पहली कैजुअलिटी जो है वो ट्रूथ होता है या इंफॉर्मेशन होती है, तो शायद इस वक्त भी वही हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। खास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ ईरान में कहा जा रहा है कि 300 अरब डॉलर जो है वो उनके वॉर रीपेमेंट्स के तौर पे उनको दिए जाएंगे, या उसके अलावा उनको 12 अरब डॉलर जो है और 30 अरब डॉलर, मल्टीपल नंबर्स गर्दिश कर रहे हैं। 10 अरब डॉलर आज पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कल अगर हम कहें अमेरिका के आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि लगा के 10 अरब डॉलर जो है वो यूएई रिलीज करने को तैयार हो गया है या कर देगा, उस पे भी हमने रिबटल आते हुए देखे। तो अभी इस मामले में हतमी तौर पे जब तक कोई ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं हो जाता, शायद हम उसको क्लोजिंग नहीं कह सकते, उसकी या उनको कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते। दूसरी साइड पे जो आपने कहा कि वर्चुअल मुआहिदा, मुझे तो इस मामले में कुछ इस तरह भी लगा कि शायद ये क्या वर्चुअल सिग्नेचर जो डॉक्यूसाइंस हम एक दूसरे से ईमेल में शेयर करते हैं और उस पर साइन ले लेते हैं, क्या उस तरह के साइन होने जा रहे हैं। लेकिन ऑन अ रियलिस्टिक नोट शायद दोनों साइड से एग्रीमेंट जो है उसी को और किसी दरमियान के मीडिएटर को जो कि पाकिस्तान है, दोनों साइड से अगर एक एग्रीमेंट हो जाता है और वर्चुअली उस पर एक्सेप्टेंस शो कर दी जाती है हर तरफ से, और उसके बाद अब ये भी बातें हो रही हैं कि जेडी वैंस जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे यूएस में इस मुआहदे को फाइनली साइन करने के लिए। तो जब तक मोडेलिटीज पे हम तब बात कर सकेंगे जब ये सारी चीजें ले आउट हो सकेंगी, और
سب چیزیں سب کے سامنے ہوں گی. ابھی تک کی جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے, اور ہم نے تھرسڈے سے یہ خبریں سننا شروع کی اور فرائیڈے کو بھی مور لیس اسی طرح کی آج خبریں رہیں. سیٹرڈے سنڈے کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں اور اس کے بعد منڈے تک زیادہ سے زیادہ سائن ہو جائیں گے. لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ جب تک یہ سائن نہیں ہو جاتے یا جب تک دونوں سائڈ سے اناؤنسمنٹس نہیں آ جاتی, بیکاز ایک بات تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ایرانین سپریم لیڈر تک پہنچنا جو ہے ان کی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے وہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر ساری چیزیں فائنل ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی شاید 2 سے 3 دن چاہیے ہوں گے اس چیز کو, اس میسج کو وہاں سے ویٹ کروا کے اپروو کروا کے واپس لا کے ڈکلیئر کرنے میں یا اناؤنس کرنے میں. بالکل ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے سارا, بہت بالکل اس میں تو وقت لگے گا. فیض رحمان صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کا تجزیہ لینا چاہیں گے اس پر ہم کہ جیسے اسد اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اب جب فیوچر میں جو چیزیں پلان کی گئی ہیں جب وہ ایگزسٹ ہوں گی تو سب دیکھیں گے, تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, غیر معمولی سفارتی کردار اور ثالثی جو انہوں نے ادا کی ہے, دنیا اس کو مان گئی ہے, دنیا نے اس کو دیکھا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ, اور اس اہم پیش رفت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کب تک امید ہے کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی امید جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم ایگزسٹ ہوتے دیکھیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات جو پاکستان کے حوالے سے ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, بالکل ایک غیر متنازع ان کا کردار ہے, اور اس کا ایک آپ نے ایک واضح ثبوت خود آج یہ دیکھا, یعنی کل پاکستان کے ٹائم کے مطابق جو ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہیں گے. تو خود وہاں سے ایک یعنی ایک اس جنگ کے ایک اہم اس جو بھی ایک امن کی جو کوشش ہو رہی ہیں اس کے ایک اہم فریق کی طرف سے یہ بات آئی. اور پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی بارہا صدر ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی کوششوں کو سراہا بلکہ باقاعدہ نام لیتے ہوئے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کے, اور ایک دفعہ نہیں کئی بار انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ ان کی کوششوں سے یہ بات آگے پہنچی. تو یہ پاکستان کا رول یقیناً نہ صرف یہ کہ شاندار ہے بلکہ غیر متنازع ہے, اور جیسے کہ خود ابھی آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے. بلکہ مجھے تو کچھ بھارت کی طرف سے بھی کچھ حلقوں سے اچھے ایک حوصلہ افزا بیانات سامنے آئے کہ اگر یہ پاکستان کی کوششیں سراہی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی صرف پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے, بلکہ خود بھارت کا اور پورے ریجن کا اس میں فائدہ ہے. تو یہ ایک یہ سمجھیے کہ بالکل ایک انڈسپیوٹڈ جسے کہتے ہیں غیر متنازع پاکستان نے اپنے کردار کو اسٹیبلش کیا ہے اس پورے پروسیس میں, اور رائٹفلی سو. اچھا, دوسری بات دیکھیے ایک ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ ابھی ایک یادداشت ہے, یہ باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے. اسے ہم میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, میمورینڈم ہے یہ, یعنی یادداشت, اور اس کو ابھی ایک فریم ورک تیار کرنے کے لیے اور ان نکات کو سامنے لانے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جو جن پہ لیکن فیصلہ تھوڑا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھائے گا کہ نام تو اسلام آباد ایکارڈ دیا جا رہا ہے, isn't it؟ جی اسلام آباد ایکارڈ نہیں کہا جا رہا. انہوں نے کہا جو دیکھیے اسلام آباد ایکارڈ تو ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ جب ایسی کوئی ایونچوئل ڈیل سائن ہوگی, معاہدہ, تو اس کو ہم اسلام آباد ایکارڈ کہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو ایرانی وزیر خارجہ نے اس کو اگین اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا ہے. ابھی کیا آفیشیل اس کو کوئی نام دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یا کسی اور حلقے کی طرف سے؟ ظاہر ہے یہ دو جو اس میں اہم فریق ہیں, بلکہ تیسرا فریق جو کہ اس وقت خاموش بیٹھا ہے اور اس کی ابھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اسرائیل کی طرف میرا اشارہ ہے, لیکن امریکہ نے اس کا کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا ہے. اور ابھی بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وینیو بھی چینج ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ پھر دوبارہ اسلام آباد ہی پہنچے. میں چاہ رہی تھی فیصل صاحب آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ چلے ایون اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی سے, اسلام آباد ایکارڈ کا نام اگر نہیں بھی دیا جا رہا ایران کی جانب سے, تو بھی سننے میں کچھ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جنیوا میں دستخط کی تقریب ہوگی. پہلے تو آپ کے حوالے سے, آپ کے پاس اس حوالے سے بھی جو کنفرمیشن ہے وہ بھی بتائیے گا سما کے ناظرین کو, اور وزیر اعظم شہباز شریف کے جنیوا جانے سے متعلق بھی اگر آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں وہ بھی بتائیے گا. تو جب اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام اسے دیا جائے گا تو یہ تقریب پھر جنیوا میں کیوں ہوگی پھر فیصلہ؟ ہاں دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو اسلام آباد کا نام اس میں جو آ رہا ہے تو اس بات کا اعتراف ہے اور کریڈٹ ہے جو کہ پاکستان کا ڈیو ہے, اور تمام فریقین اس بات کا
اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ پاکستان کی کوششوں سے، اور میں اکثر یہ بات خود آپ کے چینل پہ بھی اور کہ دوسری جگہوں پر بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا رول اس پورے پروسیس میں انڈسپینسبل رہا ہے. یعنی اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو اس طرح سے اس پوری کارروائی کو، سفارتکاری کو آگے لے کے بڑھ سکتا تھا. اور پھر خصوصاً جو قائدین نے، خصوصاً پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کو جس طرح سے، جس ٹھنڈے دل اور دماغ سے اور صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور انتہائی یہ کہنا چاہیے کہ نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے خود پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں ان کو بھی توجہ دیتے ہوئے، بہت بڑا کام تھا. اور یہ اس میں یقیناً یہ ایک اعتراف ہے کہ اسلام آباد کا نام لیا جا رہا ہے. میرا جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہ کہ اس وقت ہم یہ جو ابھی آپ نے ایک اور جو سوال کیا تھا کہ کیوں ہم اس کو ریموٹ، جو ایرانی لیڈرشپ وہ جانا نہیں چاہتی جنیوا. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جنیوا کا فاصلہ ان کے لیے زیادہ ہے، پاکستان ان کے لیے صرف ایک نیکسٹ ہاپ تھا، وہ آ سکتے تھے. اچھا، اور اسلام آباد کا فی الحال جو نہ ہونا، چونکہ امریکن لیڈرشپ جے ڈی وینس کے لیے وائس پریزیڈنٹ اگر دوبارہ ایک 24 گھنٹے لگا کر اسلام آباد جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ٹیکسنگ ایک جرنی، ایک سفر ہوتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں لاجسٹکس کے لحاظ سے بھی ہیں کہ وہاں جنیوا کا انتخاب کیا جا رہا ہے. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کوئی سرٹن نہیں ہے، ابھی بھی ان دی فائنل انالیسز یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات بدل کے پھر اسلام آباد کی طرف آئیں. لیکن جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ ابھی ایک فریم ورک کی طرف کام ہو رہا ہے. ابھی ہم کوئی باقاعدہ معاہدے کی بات نہیں کر رہے. اور جیسے کہ جو فنڈز وغیرہ کی جو باتیں جو بھی لیک ہو رہی ہیں مختلف حلقوں سے، وائس پریزیڈنٹ جو کہ ایک مچ کولر مائنڈ ہے امریکہ میں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب تک کہ یہ میمورنڈم سائن ہو کے اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا، اور جب تک یہ ڈیل پراپر سائن نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی پیسہ ایکسچینج نہیں ہوگا، یعنی کوئی پیسہ ٹرانسفر کس طرح سے نہیں ہوگا. یہ ان کا کہنا ہے. اچھا، اب جنیوا کے بارے میں آپ نے جو پرائم منسٹر کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں کیا خبر ہے، تو خبر اور اندازہ یہی ہے کہ وہاں پر اسلام آباد میں ان کے سفر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اور غالباً جو ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اور بھی لیڈرز، نہ صرف پرائم منسٹر ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہنچیں گے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ایران کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا، اور انہوں نے اب تک ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ صرف ایک ریموٹلی ایک اپنا کنسنٹ دیں گے کہ ہم نے یہ منظور ہے، اور جو کچھ بھی ٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے اس کو پر رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اس طرح سے اگر پبلک اس کا ایک وہ بھی کر دیتا ہے، وہ بھی ایک دستخطی سمجھی جائے گی. لیکن بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابھی بھی فلوئڈ ہیں، ابھی بھی معاملات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے اسرائیل اور جو اسرائیلی لابی ہے جو امریکہ میں، اور اسرائیل لابی سے ہٹ کر جو خود ان کے ٹرمپ صاحب کے جو اپنے قریبی حلقے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، وہ بھی ابھی اس ڈیل کی 100% تائید نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ابھی بہت سے شبہات ایسے ہیں جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ امریکہ کو ابھی یہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، یعنی ڈیل سے مراد یہ کہ ایون میمورنڈم کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. تو ابھی جیسا کہ کہا جاتا ہے انگلش کا محاورہ جسے اردو میں کہیں گے کہ ابھی چائے کی پیالی میں اور ہونٹ میں ابھی بھی بہت زیادہ فاصلہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً کیا یہ ڈیل ہوگی. اگر ہوگی تو وہ جو نکات ہیں وہ عنقریب سب کے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس سے فریم ورک، بالکل فیصاب، ابھی کنفرمیشن بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور حالات ہم نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ چینجز ہمیں دکھائی دیتے رہتے ہیں. اسد اللہ خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، ابتدائی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کی میز کہاں سجے گی، اور افزودہ یورینیم سمیت مزید کن اہم معاملات کو حل کیا جانا ہے؟ دیکھیں، انریچمنٹ کے لیولز جو ہیں وہ تو ملٹیپل لیئرز، اگر ہم اوباما کے دور کا معاہدہ اٹھا کے دیکھیں تو جب 5% کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد 60% پہ ایرانین انریچمنٹ جو ہے وہ پہنچی. قطع نظر کہ یہ کہاں ہوتے ہیں، اس کی لوکیشن کیا رہتی ہے، لیکن جو ایک اہم نکات جو ڈسکس ہوں گے، اگر امریکی میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں تو امریکی میڈیا میں اور امریکی جتنے بھی اس وقت آفیشلز ہیں ان کی طرف سے خاص طور پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جو جتنی بھی انریچمنٹ ہوئی ہے نیوکلیئر آرسنل کے لیے، یا کس آرسنل تو فرسٹ آف آل اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جتنی بھی انریچمنٹ ہے اور جتنا بھی مواد موجود ہے اس کو ضائع کیا جائے گا یا کسی کو دیا جائے گا. تو وہ جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیالی اور چائے کی پیالی کا اور ہونٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ شاید ابھی
देखने में तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एमओयू में कितनी चीजें, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा उसमें कितनी चीजें तय हो पाएंगी, और उसके बाद भी बहुत सी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि चाहे हम उसमें अभी हमने बहुत जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ का है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो ईरान के पास रहेगा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, क्या वो क्लियर कहा है कि वो इस जंग से पहले वाले सिनेरियो में तो नहीं आएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो अगर इससे पहले वाले सिनेरियो में नहीं आएगा तो उस पे टोल किस तरह से लगेगा? क्या जिस तरह पनामा कैनाल जो है या जो बाकी इस तरह के ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, स्विस कैनाल है फॉर एग्जांपल, उसमें जिस तरह से टोल लिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगी, उसमें कंसोर्शियम में इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं या इंटरनेशनल मार्केट में उसके या यूएस के कुछ स्टेक हो सकते हैं या किसी और रीजनल प्लेयर के कुछ स्टेक हो सकते हैं, चाइना उसमें शामिल हो सकता है। तो एक स्पेकुलेशन है, हम किसी भी एंगल से उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी बने जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को, उसके टोल को या उसकी टैक्सेशन को मैनेज कर रही हो, तो वो एक इंडिपेंडेंट रूट जो है, अगर उस 28 फेब से पहले वाले मॉडल पे नहीं जाता ये सारे का सारा, तो अल्टीमेटली यूएस के लिए तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी सुबकी की बात होगी, बिकॉज अब तक के जो क्लेम्स हैं वो इसी तरह के रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ईरान के अंदर भी अपोजिशन है, और जिस तरह से अमेरिका के अंदर अपोजिशन की बात हुई, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा अपोजिशन है। अमेरिका के अंदर जो खास तौर पे वो लोग हैं जो कि, और वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और बहुत से अगर हम कांग्रेसमैन की बात करते हैं तो वो जूइश लॉबी या एपेक की मदद से या सपोर्ट से वो इलेक्ट हुए हैं और वहां पे बैठे हैं, वो उनका पूरा नैरेटिव रन करते हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सदर ट्रम्प जिस तरह से माने जाते हैं कि वो कोई स्टांस अगर लेते हैं और उस पर अगर कायम रहते हैं तो वो कुछ करवाना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा उनको बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ करते हुए इस मामले पे। उनके बहुत क्लोज, जो बहुत करीबी साथी जो हैं, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो भी आपको, इंडिपेंडेंट साथियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ या मैं कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो उतना क्लोज अलाइन नहीं है, या तो ये मैसेजिंग है नहीं है, उसमें भी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। असद साहब, चूंकि थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूँगी फैज साहब से भी लास्ट एक इस हवाले से कमेंट लें हम कि इसराइल अभी तक मजमूम साजिशों में मसरूफ़ है। जैसा कि फैज साहब आपने भी अपनी पहले गुफ्तगू में जिक्र किया कि अनप्रडिक्टेबल है, ज़ाहिर है नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान से हाथ मिलाए, मुआहदा हो और लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग खत्म हो। तो फैज साहब, नियर योर लेंस, क्या सदर ट्रम्प के लिए नेतन्याहू को रोकना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा? क्योंकि अभी हमने एग्जॉस्ट रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि नेतन्याहू तो ईरान के बुनियादी ढांचे के पर बड़े हमलों का भी ख्वाह था, जिस पर अमेरिकी सदर ने उन्हें रोका। बिल्कुल, देखिए लेबनान जो है इसमें एक बहुत बड़ा मसला है इस पूरे माहदे में, और पूरे इस जो याददाश्त अगर जो साइन होगी, क्योंकि ईरान की पहली शर्त यही है कि वो लेबनान पे भी जो एक सीज़ फायर है वो इंक्लूसिव हो और उसमें लेबनान भी शामिल हो, लेकिन नेतन्याहू अब तक उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। और जो आपने भी फरमाया कि इस वक्त सदर ट्रम्प क्या कंट्रोल कर पाएंगे, तो यकीनन इनकी क़यादत का और इनकी जो प्रेसिडेंशियल ताकत है उसका इम्तिहान है। और ये जैसे कि बारहा कह चुके हैं कि आई कॉल द शॉट्स, तो वाकईतन क्या देखना ये है कि ये शॉट्स वाकई कॉल करते हैं और उनको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। देखिए दूसरी तरफ एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि ईरान में भी इस वक्त एक तासुर ये उभर रहा है, खुसूसन वो हल्के जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि ये ईरान एक दबाव के तहत ये डील कर रहा है या इस तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 बड़े हमले हुए और तीसरे हमले की जबरदस्त वार्निंग और धमकी दी हुई थी, और आपने देखा कि उस धमकी के फौरन बाद ये चीजें आगे बढ़ना हुई। तो ऐसा तासुर भी ये दिया जा रहा है अमेरिका में भी, और ईरान के जो हल्के हैं शिद्दत पसंद खुसूसन, उनका ख्याल यही है कि ईरान भी ये एक दबाव के तहत इस तरफ बढ़ा है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ भी मुखालिफत बढ़ेगी, वहाँ भी मुखालिफत बढ़ेगी, और थोड़े से जो मामलात है वो मजीद, बिल्कुल फैज साहब, थोड़े से मजीद मामला चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, बट देखना यह है कि वक्त के साथ ऊंट किस करवट बैठता है। अब बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद से तज्ज़िकार, और साथ हासिल था असदुल्ला खालिद साहब का, अमरीकी सहाफ़ी। आप दोनों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। नया बजट, नए टैक्सेस, रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 18% GST लागू होगा।
15,264 अरब रुपए के बड़े टैक्स हदफ में 650 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स इकदामात शामिल हैं। 150 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा दिए गए हैं। बच्चों का फार्मूला मिल्क, घी, मिठाइयाँ, किचन क्रॉकरी का सामान, सूटकेस और हर किस्म के जूते महंगे होने का खदशा है। लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है जनाब। बजट दस्तावेज के मुताबिक रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है। दूध, फार्मूला मिल्क, दूध से बनी तमाम मसनूआत, घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस, जैम्स और फ्रूट जूसेस पर भी 18% GST लिया जाएगा। ज़राई अद्वियात की बात कर लें, जरासीम कुश मसनूआत, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स, क्रॉकरी, बाथरूम फिटिंग्स और वॉशरूम के लवाजमात भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। बैग, सूट केसेस, हैंड बैग, सफरी सामान और तमाम इक़साम के जो जूते हैं वो भी महंगे होने का इम्कान है। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल लवाजमात की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लागू होगा। 2 से 3 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी एसयूवीज़ पर 30%, जबकि 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की गाड़ियों पर 40% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर 5% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ज़रा आमदन भी बताना होंगे। तो क्या कुछ कल के बजट में सामने आया है, क्या कुछ महंगा हुआ है, किस किस चीज़ों पर कुछ उम्मीदें बाकी हैं कि मेंटेन्ड है, वो हमने आप तक बताई। अब बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जावेद बिलवानी का ये रद्द-ए-अमल आया है। बोले पूरे मुल्क को चलाने और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले कराची को इस बार भी नज़रअंदाज किया गया। कराची ज्यादा टैक्स दे रहा है तो कराची के लिए क्या सहूलत है, वो नजर आना चाहिए बजट में। जितना कराची एक्सपोर्ट करता है, जितना कराची टैक्स देता है, उस हिसाब से कराची पे खर्चा होना चाहिए। ये मुल्क की माशियत का इंजन है, इंजन मजबूत होगा तो डब्बे तेज चलेंगे। K4 के लिए इन्होंने कहा है 10 अरब रुपए। हमारे बच्चे जवान हो गए, हम K4 सुन रहे हैं, अब उनके बच्चे जवान होंगे जब होगा पता नहीं है हमें। बलोचिस्तान के ताजरों ने भी विफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे अवाम और कारोबार दुश्मन करार दे दिया है। उनका मुतालबा है कि टैक्स रिलीफ दिया जाए। मजीद बता रहे हैं नूरुल आरफीन, बताइएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। इस हवाले से बलूचिस्तान के ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है, आइए उनकी राय जानते हैं। बलूचिस्तान के लिए फाटा की तरह एक पैकेज रिलीफ ली जाए। अगर वो ना हो, कम से कम 30%, 25% इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट में, वैल्यूएशन में कमी की जाए, वफाकी हुकूमत कर सकती है। बलूचिस्तान में न कोई कारखाना है, न कोई रोजगार के मौके हैं। जब तक हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाएंगे, लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, ऐसा न हो कि ये जो हमारे बेरोजगार नौजवान है वो मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों न चढ़े। पिछले दिनों मैंने देखा कि CPA के नाम पे 176 किलोमीटर के बीके में और मोटरवे बनने की इजाज़त दी गई है। क्या बलूचिस्तान में कोई 100 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर मोटरवे बनने का हम हक नहीं रखते? इस बजट में बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। नौजवान तबका जो है मायूस हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट से खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान को खुसूसी रिलीफ दिया जाए और नौजवानों को खुसूसी पैकेज दिया जाए। बलूचिस्तान में पिछले साल बारिशें हुई जिसकी वजह से डैम टूट गए। गवर्नमेंट से हमारी आज पुरजोर अपील थी कि हमारे जो पुराने डैम्स हैं उनको काइंडली वो रिपेयर करा के दें या उनको कोई हल निकाल के दें। खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे आबनोशी का मसला हल हो जाए। बलूचिस्तान की ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। तालबा किया है कि फाटा तर्ज पर बलूचिस्तान के ताजरों को भी खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करते हैं। बजट में पहली मर्तबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ भी 5,335 अरब रुपए रखा गया है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम की जेब से 178 अरब रुपए इजाफी निकाले जाएंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, सोशल मीडिया से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनकी कमाई पर टैक्स जो है वो नहीं मिल पाता। तो एफबीआर ने इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद किया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक से आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जद में आएंगे और उसके लिए नया टैक्स निजाम मुतारिफ कराया गया है। बैंक और दीगर मालियाती इदारे जो हैं वो सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकेंगे। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 5,335 अरब रखे गए हैं और पेट्रोल लेवी का हदफ 1,676 अरब रुपए से ज्यादा मुकर्रर किया गया है और रवां साल के मुकाबले में आवाम से
178 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। स्टेट बैंक का मुनाफा 1435 अरब है। इसी तरह सूबों से ग्रांट्स और महसूलात की मद में 1035 अरब हासिल होंगे। प्रॉपर्टी से हासिल आमदन से 435 अरब और कुदरती गैस की रॉयल्टी से 95 अरब। इसके अलावा पासपोर्ट फीस से 73 अरब और मुख्तलिफ लेवीज और फीसेज हैं जिनकी मद में 41 अरब रुपए से ज्यादा की वफाकी हुकूमत को आमदनी होगी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में। सही शकील, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।